दिवाकर और सुगना नाम के पति पत्नी रत्नापुर गांव में रहते थे। उनका एक मध्यम वर्गीय परिवार था। दिवाकर पास के शहर में एक बिजली की दुकान चलाता था और सुगना अपनी बेटी अपूर्वा का घर पर ध्यान रखती थी। सुगना के घर में कावेरी नाम की एक नौकरानी थी। मैं तुझ पर जितना भी चिल्लाऊं या डांटूं तो कभी हमारा काम छोड़कर जाती क्यों नहीं? अरे दीदी, इन सब बातों से अपने करीबी लोगों के बीच आए हाय करीबी लोग। ये बोल, अगर तू चली गई तो तुझे 3 समय का खाना, अच्छे कपड़े और पैसा कौन देगा? ये बोल, है ना? सुगना की ऐसी कड़वी बातें सुनकर कावेरी को बुरा लग रहा था। तभी अपूर्वा वहां आ गई और बोली, माँ, मुझे भूख लगी है, खाना दे दो। अपूर्वा डाइनिंग टेबल पर बैठ गई। जैसे ही कावेरी डाइनिंग टेबल की तरफ जाने को हुई, सुगना ने उसे रोक दिया। मैंने तुमसे कहा है कि मेरी बेटी के काम मैं खुद ही करूंगी। तुम्हें दिया गया काम तुम ठीक से कर लो, वही बहुत है। कावेरी माँ, जल्दी आओ, तुम माँ से वहाँ क्या बात करने लग गई? अपूर्वा की बात सुनकर सुगना को गुस्सा आ गया और वो अपूर्वा के पास आई। ये क्या है अपूर्वा? अपनी किसी भी जरूरत के लिए तुम कावेरी को क्यों बुलाती रहती हो? क्या तुम्हारी माँ यहाँ नहीं है? ठीक है माँ, मुझे भूख लगी है, खाना परोस दो ना। 10 मिनट इंतजार करो, अभी पका कर परोसती हूँ। ओ माँ, मुझे तो बहुत भूख लग रही है, कावेरी माँ का बनाया हुआ खाना ही मुझे दे दो। मैं अपनी बेटी को मेरा खुद का बनाया हुआ खाना परोसूंगी। अचानक क्या हो गया माँ? पहले तो मैं कावेरी माँ का पकाया हुआ खाती थी। आज के बाद तुम्हारे सारे काम सिर्फ मैं ही करूंगी। जो चाहिए मुझे बुलाना, कावेरी को नहीं, वो सिर्फ एक नौकरानी है। अच्छा ठीक है, मुझे बहुत भूख लगी है, पीने के लिए थोड़ा दूध ही दे दो। अपूर्वा के बार बार कुछ खाने के देने के लिए कहने पर कावेरी को बुरा लग रहा था। वो खुद को रोक नहीं पाई और अपूर्वा के करीब आ गई। ये देखकर सुगना को गुस्सा आ गया और वो उसे डांटने लगी, यहाँ तक कि उसने कावेरी को थप्पड़ भी जड़ दिया। उसी समय अपनी दुकान पर जाने के लिए तैयार होकर दिवाकर हॉल में आया और सुगना रुक गई। क्यों सुगना, तुम रुक क्यों गई? वैसे भी मेरे लाख समझाने के बाद भी तुम सुधरने का नाम नहीं ले रही। मैं तुम्हारी बात कभी नहीं सुनूंगी। मैंने कई बार तुमसे कहा है कि हमें नौकरानी की जरूरत नहीं। देखो सुगना, मैं बहुत बार कह चुका हूँ और एक बार फिर कह रहा हूँ, कावेरी नौकरानी नहीं है, बल्कि इस घर का हिस्सा है। ये कैसे हो सकता है? मेरे समझाने पर भी तुम मानने वाली नहीं हो। दिवाकर वहां से चला गया। रोती हुई कावेरी अपने कमरे में जाकर सो गई। उस शाम सुगना बगीचे से फूल तोड़ रही थी। अचानक एक सांप वहां आ गया और उसे देख सुगना जोर जोर से चिल्लाने लग गई। कावेरी ने सांप को पकड़कर दूर फेंका, लेकिन उस सांप ने फिर आकर कावेरी को काट लिया और उसकी वही मौत हो गई। दिवाकर चाहता था कि कावेरी का अंतिम संस्कार अपूर्वा करे, लेकिन सुगना नहीं मान रही थी, तो आखिर उसे बताना पड़ा। अपूर्वा, तुम्हारी बेटी नहीं है सुगना, हमारे बच्चे की पैदा होते ही मृत्यु हो गई थी। कावेरी को अपने बच्ची की परवरिश की चिंता थी। मैंने उसके आगे हाथ जोड़कर कहा कि वो अपनी बेटी हमें दे दे, और मेरे बहुत कहने पर वो हमारे साथ एक नौकरानी की तरह रह रही थी। सच्चाई जानने के बाद उसने अपूर्वा को चिता जलाने की अनुमति दे दी। उसने पश्चाताप के आंसू बहाए और अपने घर लौट आई। कहानी का नाम है विशालकाय मछली के स्वादिष्ट व्यंजन। गोविंद और शारदा रामपुर गांव में रहते थे। गोविंद ठेले पर सब्जियां बेचता था और कमाया हुआ पैसा अपनी पत्नी को दे दिया करता था। उनकी एक बेटी थी दीपा। दीपा की उम्र 10 साल की थी और एक बीमारी के कारण वो बिस्तर पर पड़ी रहती थी। उसके इलाज के लिए बहुत अधिक पैसों की आवश्यकता थी। गोविंद उसका इलाज कराने की पूरी कोशिश कर रहा था। एक दिन की बात है, उसकी पत्नी शारदा ने कहा, सब्जी बेचने पर जो पैसा मिल रहा है उससे दवा खरीद लें, बस वही बहुत है। तो फिर इतना महंगा इलाज हम कैसे करा पाएंगे? मैं दीपा के इलाज के लिए अपने दोस्तों से कुछ पैसे मांग लूंगा, फिर कुछ बचत करके वापस लौटा दूंगा, लेकिन हमें कुछ गिरवी रखना होगा। वैसे भी हम किसे जानते हैं, तभी तो पैसों का इंतजाम नहीं हो पा रहा है। क्या हमारी बेटी को बचाने का कोई भी उपाय नहीं है? कोई भी नहीं। अपने माता पिता को इस बुरी स्थिति में देखकर उनकी बेटी दीपा रोने लगी। माँ। माता पिता उसके पास आए और उसका ढांढस बंधाने लगे। तब दीपा ने रोते रोते कहा, माँ, क्या मैं मर जाऊंगी? लेकिन मैं जीना चाहती हूँ। बेटी को इस पीड़ा में देखकर शारदा फूट फूट कर रोने लगी। गोविंद से भी देखा नहीं गया और वो वहां से चला गया।
वो नदी के किनारे गया और सोचने लगा, मुझे अपनी बेटी को बचाने के लिए बहुत पैसे चाहिए, लेकिन इतने पैसे मैं लाऊं कहां से। तभी आमिर नाम का एक व्यक्ति अपनी मोटरसाइकिल पर वहां आया और उसने नदी में एक बड़ा सा जाल डाला। उसने फटाफट बहुत सारी मछलियां पकड़ी और ये चला। यह आदमी कुछ दिनों पहले तक यहाँ पैदल चलकर आया करता था और फिर मछलियां पकड़ता था। उसके बाद शायद शहर के बाजार में वो मछलियां बेचता होगा। अब तो ये मोटरसाइकिल से आ रहा है। लगता है मछली पकड़कर बेचने से अच्छी कमाई होती है। गोविंद ने भी कुछ मछलियां पकड़ के देखी। बाद में वो आमिर से मिला और उसे अपने घर की स्थिति के बारे में बताया। आमिर ने उसे एक उपाय बताया और चला गया। तब से गोविंद ने रोजाना मछली पकड़ने का फैसला किया और वो घर लौट आया और फिर अपनी पत्नी से बोला, शारदा, मैं अब इधर उधर घूमकर सब्जियां नहीं बेचूंगा क्योंकि इससे आमदनी नहीं हो पा रही। अब से मैं नदी से बड़ी मछलियों को पकड़ कर लाऊंगा और तुम उनसे अलग अलग खाने की चीजें बनाना, जैसे मछली करी, मछली सांभर, मछली अचार। हम दीपा के नाम पर एक स्टॉल लगाएंगे और वहां इन सभी चीजों को बेचा करेंगे। शारदा को भी अपने पति का विचार पसंद आया और उसने उसका साथ देने का फैसला किया। तुरंत गोविंद नदी के पास गया और मछली पर तीर चलाने के लिए धनुष तैयार करने लगा। फिर सही समय देखकर जब एक मछली उसके सामने से तैरी, उसने तीर चलाया और एक बड़ी मछली को पकड़ लिया। फिर वो उस बड़ी मछली को घर लेकर आया और शारदा ने बड़ी तन्मयता से मछली से तरह तरह के व्यंजन बनाए। फिर गोविंद कस्बे में गया और स्टॉल लगाने के लिए कोई सही जगह देखने लगा, जैसे कि हॉस्टल या कोचिंग सेंटर। सही जगह मिल जाने पर उसने दीपा के नाम का एक स्टॉल लगाया और अपने मछली के पकवान बेचने शुरू कर दिए। पहले दिन ज्यादा आमदनी नहीं हुई, लेकिन धीरे धीरे धंधे में तेजी आने लगी। वो हर दिन मछली पकड़ता और शारदा उनसे तरह तरह के व्यंजन बनाती। जैसे जैसे व्यवसाय बढ़ता गया, उनकी आमदनी अच्छी हो गई और उन्होंने अपनी बेटी का इलाज कराया। डॉक्टर की देखरेख में दीपा जल्द ही ठीक हो गई। गोविंद ने पूरे जोश के साथ अपना काम जारी रखा और सुख संतोष से अपनी पत्नी और बेटी के साथ रहने लगा।